वेलकम टू क्रैश कोर्स वीक नंबर 3 लेक्चर नंबर 4। आज हम अपने लेक्चर में ग्रेविटेशनल फील्ड एंड मोमेंटम को डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है और इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। तो पहले हम ग्रेविटेशनल फील्ड को डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स से कि हमारे पास ये अर्थ है। अर्थ के अराउंड एक ऐसा रीजन एग्जिस्ट करता है, यानी अर्थ के अराउंड एक ऐसा रीजन एग्जिस्ट करता है कि अगर हम उस रीजन में कोई भी ऑब्जेक्ट लेकर आते हैं तो अर्थ उससे अट्रैक्ट कर लेती है। इस रीजन को हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड। कि मतलब ये फील्ड इसके अराउंड जो है वो क्या है, एग्जिस्ट करती है। तो एक ऐसा रीजन, इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द रीजन अराउंड द अर्थ in which it attracts other bodies with the force is known as gravitational field। तो मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से लिख सकता हूँ, डिफाइन कर सकता हूँ। रीजन अराउंड ए अर्थ in which it attracts other objects with a force is known as gravitational फील्ड। तो अर्थ के गिर्द जो भी रीजन है जिसमें ये दूसरे ऑब्जेक्ट को इन्फ्लुएंस करती है या फिर अट्रैक्ट करती है, उस रीजन को हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड। ओके, तो हमें इस बात का पता है कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है। देन हमें इस बात का भी पता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो क्या होता है, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, यहां तक हमें पता है। ओके अब चूंकि ये एक फील्ड है तो फील्ड की कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ भी होगी। स्ट्रेंथ से मुराद है कि किस पॉइंट पे अर्थ किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को ज्यादा फोर्स से खींचेगी या कम फोर्स से खींचेगी, इसको हम कहते हैं स्ट्रेंथ। कि कहाँ पे इस फील्ड की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, इस फील्ड का जो इन्फ्लुएंस है बहुत ज़्यादा है, और कहाँ पे इस फील्ड का इन्फ्लुएंस जो है बहुत कम है। तो उसको डिफाइन करने के लिए मुझे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ को जो है वो डिफाइन करना पड़ेगा। ओके, सो व्हाट इज ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ? अभी हम देख लेते हैं व्हाट इज ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। ओके, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ को हम डिफाइन करते हैं, हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। फोर्स exerted on a unit mass at a point in a gravitational field is known as gravitational field at
दैट पॉइंट। ओके, तो किसी भी ऑब्जेक्ट पर, एक यूनिट मास के ऑब्जेक्ट पर, मतलब 1 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड अप्लाई करती किसी भी पॉइंट पर, उस पॉइंट पर हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ इतनी है। कैसे पता चलेगा हमें कि ग्रेविटेशनल फील्ड जो है, अभी मैं आपकी आसानी के लिए जो है वो लिख लेता हूँ कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, अभी मैं इसको कोई नाम नहीं देता, उसकी रीज़न मैं आपको बाद में बताता हूँ। ग्रेविटेशनल फील्ड strength, gravitational field strength is equals to force per unit mass, force per unit mass। ओके, तो मैं इसको पहले डिफाइन कर लूँ और मज़ीद फिर मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। ओके, फर्ज करें कि मेरे पास एक यूनिट मास है एंड दैट इज द यूनिट मास। ये 1 किलोग्राम मास है। इसी तरह से एक और किलोग्राम मास है, उसको मैंने इस पॉइंट पे रखा हुआ है। ओके, सो ये हमारे पास 1 किलोग्राम के, यूनिट से मुराद 1 किलोग्राम ही होता है। ठीक है, नाउ इसको मैं नाम दे देता हूँ, दिस वन इज 0.1, ओके, दिस वन इज 0.1 एंड दिस वन इज 0.2। ये 2 पॉइंट्स पे मैंने 1 किलोग्राम के मैस रख दिए हैं। अब आप मुझे बताएं कि किस मैस को जो अर्थ है वो ज़्यादा फोर्स के साथ अट्रैक्ट करेगी। अगर आप चैट बॉक्स में मौजूद हैं तो मुझे काइंडली बताएं, पॉइंट नंबर 1 पे ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेगी या फिर पॉइंट नंबर 2 पे? जी, पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 किस मैस के ऊपर ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेगी? ओके, तो ये जो है, इस पे जो फोर्स है, क्योंकि ये ज़्यादा नज़दीक है अर्थ से, तो इसके ऊपर जो है वो अर्थ जो है वो ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स जो है अप्लाई करेगी एज़ कम्पेयर टू दिस, क्योंकि इसका डिस्टेंस है और जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे फील्ड कमज़ोर होती जाती है। इस वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो जितना हम अर्थ के करीब रहेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग होगी, और जितना हम अवे जाते जाएंगे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी। और अगर मैं इसकी वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ, अगर मैं लेट्स से इसकी वैल्यू जब कैलकुलेट करता हूँ तो इसकी वैल्यू एग्जैक्टली आती है 9.8, ओके, 9.8 और साथ न्यूटन पर किलोग्राम, न्यूटन पर किलोग्राम। सॉरी एक मिनट, ये थोड़ा सा आउट ऑफ चला गया। ओके, तो इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू आती है वो मेरे पास 9.8 आती है। अब ये 9.8 एग्जैक्टली इक्वल्स टू जी है, तो हम इसको मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ को जी से ही रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आगे मैं बताता हूं आपको कि किस तरह ये जी के इक्वल है। जी, हमें पता है कि F इक्वल्स एम ए। अब चूंकि हम बात कर रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, तो मैं इसको कन्वर्ट करके लिख सकता हूं एम जी। तो जी इधर रहेगा, एम नीचे आ जाएगा, सो एफ ओवर एम इज एक्चुअली इक्वल्स टू जी विच इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, इसी तरह से फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, मास का किलोग्राम, और जी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से आपने देखा कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू न्यूटन पर किलोग्राम। तो इसका मतलब है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये दोनों, इनकी जो मैग्नीट्यूड्स होती हैं वो सेम है, लेकिन दोनों क्वांटिटीज डिफरेंट है। आई रिपीट, दोनों क्वांटिटीज डिफरेंट हैं, लेकिन इनकी जो वैल्यू है वो एक है। इस वजह से हम जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है उसको हम जी से ही रिप्रेजेंट करते हैं, फोर्स पर यूनिट मास।
क्यू के वैल्यू सेम है इसलिए हम इसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं, अदरवाइज और कोई सिमिलैरिटी नहीं है। ओके, तो इस इक्वेशन को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। तो जैसे जैसे आप सरफेस से अवे मूव करते हैं, जैसे जैसे आप सरफेस से अवे मूव करते हैं, तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज करती है। यस, डिक्रीजेस। जैसे जैसे आप सरफेस से अवे मूव करते हैं, और अगर आप टूवर्ड्स द अर्थ मूव करते हैं, टूवर्ड्स द अर्थ मूव करते हैं, तो फिर जो है यस, जब आप टूवर्ड्स द अर्थ मूव करते हैं तो फिर क्या होता है, ये ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज करती है। फाइन, तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि व्हाट इज ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एंड व्हाट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड हाउ दे आर रिलेटेड, व्हाट आर द वैल्यूज एंड व्हाट इज ग्रेविटेशनल फील्ड, व्हाट इज ग्रेविटेशनल फील्ड। ओके, सो नाउ नेक्स्ट हम मूव करते हैं मोमेंटम की तरफ। नाउ व्हाट इज मोमेंटम? ओके, सो नाउ मोमेंटम जो है वो क्या होता है? ओके, फर्स्ट करें, आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दो बॉल्स हैं, दिस वन, ओके, सो एक ये बॉल है आपके पास, ओके, इसी तरह से आपके पास एक और बॉल है, ये थोड़ी सी बड़ी बॉल है, यानी कि इसका मैस जो है वो उस बॉल से क्या है, थोड़ा सा ज़्यादा है। दोनों को मैं सेम वेलोसिटी जो है वो क्या करूँगा, प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, तो यस, इसका मैस जो है वो स्मॉल m है, इसका मैस मैं कैपिटल M कहता हूँ क्योंकि इसका मैस ज़्यादा है। सो नाउ मैंने दोनों को इक्वल वेलोसिटी दी, लेट्स से इसको जो मैंने वेलोसिटी दैट इज 10 मीटर पर सेकंड, इसको भी मैंने वेलोसिटी दी 10 मीटर पर सेकंड। तो मुझे बताएं कि अगर एक बॉल का मैस ज़्यादा है और एक बॉल का मैस कम है, तो किसको जो है वो रोकना जो है वो डिफ़िकल्ट होगा? इन दोनों बॉल्स में से किस बॉल को रोकना डिफ़िकल्ट होगा? ऑब्वियसली जिसका मैस ज़्यादा होगा उसको रोकना जो है वो क्या होगा, डिफ़िकल्ट। तो मोमेंटम आपको यही बात बताता है कि द क्वालिटी, जी हम इसको डिफाइन कर लेते हैं, द क्वालिटी बाय virtue of which an object exerts a force on an other object which tries to stop it। जी, ऑब्जेक्ट के पास वो क्वालिटी जिस क्वालिटी की वजह से वो हर उस ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करता है जो उसे रोकना चाहता है, उसे हम क्या कहते हैं, मोमेंटम। मोमेंटम को बहुत तरह से डिफाइन किया जा सकता है, जो आपकी बुक में लिखा हुआ है, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ mass and velocity, इसे भी मोमेंटम कहा जाता है। उसकी रीज़न जो है वो ये है, जस्ट अ मिनट, यस, उसकी रीज़न ये है कि मोमेंटम का जो फॉर्मूला है दैट इज P इक्वल्स प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो मोमेंटम एक क्वांटिटी है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट में जो हरकत की मिकदार है, जो क्वांटिटी ऑफ मोशन है, उसको रिप्रेजेंट करती है। और वही कैसे पता चलता है कि अगर हम उस ऑब्जेक्ट का मास और उसकी वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास मोमेंटम की वैल्यू आ जाती है। तो इस मोमेंटम का यूनिट क्या होगा?
मास का यूनिट जो है दैट इज किलोग्राम और वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड। तो इसका जो एस आई यूनिट है वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड है। और इसके साथ आपने याद रखना है कि मोमेंटम जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने स्लाइड इंट्रोडक्शन जो है वो पढ़ लिया है कि मोमेंटम क्या होता है, ये कौन सी क्वांटिटी है, इसका यूनिट कैसे होता है। अब हम देखते हैं रिलेशन ऑफ मोमेंटम एंड फोर्स। मैं इसको डराइव नहीं करूँगा, ये आपकी बुक में डराइव्ड हुआ है रिलेशन ऑलरेडी। तो आपको पता है कि एफ नेट यानी नेट फोर्स इक्वल्स चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, तो ये इक्वेशन जो है दैट इज ये आपको बताती है कि मोमेंटम में चेंज कैसे आता है। देखें डेल्टा पी जो है दैट इज, अगर मैं इसको लिख सकूं यहाँ पे, चेंज इन मोमेंटम। ओके, और डेल्टा टी इज टाइम for which force is applied, and this F net is external force. ओके, तो ये इक्वेशन क्या बताती है, आपने बहुत ही ध्यान से समझना है। ये क्वेश्चन आपको ये बताती है कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में तब्दीली लाना चाहते हैं, डेल्टा पी मतलब तब्दीली, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी और इतने टाइम के लिए लगानी पड़ेगी, तो फिर उसमें जो है वो तब्दीली आएगी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल्स टू अप्लाइड फोर्स। ठीक है, अगर किसी बॉडी में टाइम के लिहाज से उसके मोमेंटम में तब्दीली आ रही है तो इसका मतलब है कि उसके ऊपर फोर्स एक्ट कर रही है, कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रही है। तो ये इक्वेशन इस चीज को बताती है। क्या बताती है, टाइम रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम is equal to applied force। ठीक है, जब भी बॉडी का मोमेंटम चेंज होगा तो इसका मतलब है कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट जो है वो क्या कर रही है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। अब समटाइम जो है वो फोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा लग जाती है बहुत कम वक्त में, या बहुत टाइम जो है वो फोर्स का वो बढ़ जाता है और फोर्स कम हो जाती है। तो उससे क्या होता है कि हम एक नई क्वांटिटी को डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पे, जिसे हम क्या कहते हैं, इम्पल्स। तो अब हम अंडरस्टैंड करेंगे कि जो हमारे पास नॉन लीनियर फोर्सेस या नॉन कांस्टेंट फोर्सेस या वेरिएबल फोर्सेस होती हैं, उनके लिए हम मोमेंटम को जो है वो किस तरह से देख सकते हैं। ओके, इम्पल्स इज एक्चुअली, अभी मैंने जो फार्मूला लिखा था आपके सामने वो था F इक्वल्स डेल्टा P ओवर डेल्टा T। अगर मैं T को उधर ले जाऊं तो ये बनेगा F इंटू डेल्टा T इक्वल्स डेल्टा P। ओके, सो नाउ दिस डेल्टा P is known as change in, इसको क्या कहते हैं, चेंज इन मोमेंटम। और इसी चेंज इन मोमेंटम को हम एक दूसरा नाम भी देते हैं, दैट इज इम्पल्स। तो अगर आपसे कोई पूछ लेता है व्हाट इज इम्पल्स, तो आपने बताना है इम्पल्स इज एक्चुअली अ चेंज इन मोमेंटम। फाइन, तो ये क्वेश्चन आपको ये बताती है कि देखें मोमेंटम को हम यूज करते हैं एक्सप्लोजन्स एंड कोलिजन्स के लिए। अगर हमें एक्सप्लोजन और कोलिजन्स का डेटा चाहिए कि इनिशियल मोमेंटम क्या था, फाइनल क्या था, वेलोसिटीज क्या थी, इनिशियल वेलोसिटीज क्या थी, फाइनल वेलोसिटीज क्या थी, तो हमें इनको मोमेंटम को स्टडी करना पड़ता है। तो ये आपको बताता है कि अगर
अगर हम टाइम ऑफ कोलिजन को बढ़ा देंगे, मतलब जैसे हम हेलमेट्स पहनते हैं, गाड़ी के आगे बम्पर्स लगे होते हैं, इवन के जो हमारे हेयर्स हैं ये भी टाइम ऑफ कोलिजन को बढ़ाते हैं। तो जब दो चीज़ें टकराती हैं तो हमारा हेलमेट जो बम्पर है वो क्या करता है, टाइम ऑफ कोलिजन को बढ़ाता है बाय डीफॉर्मेशन। जब वो डीफॉर्म होता है तो वो टाइम ऑफ कोलिजन को क्या करता है, बढ़ाता है। इसी तरह से अगर आप क्रिकेट खेलें तो आपने बॉल को कैच करना है तो आप बिल्कुल स्टैटिक होकर इस तरह कैच नहीं करते। अगर आप इस तरह कैच करेंगे तो बॉल बड़ी जोर से आके आपके हाथ पे लगती है और आपके हाथ में पेन स्टार्ट हो जाती है। तो आपने अगर क्रिकेटर्स को देखा है तो वो बॉल पकड़ने के बाद थोड़ा सा हाथ पीछे करते हैं ऐसे। तो जब वो यहाँ से हाथ को पीछे की तरफ लेके आते हैं इसका मतलब है वो टाइम ऑफ कोलिजन को बढ़ाते हैं। टाइम ऑफ जब कोलिजन को बढ़ाया जाता है, टाइम ऑफ कोलिजन को बढ़ाया जाता है तो जो फोर्स है वो बहुत कम हो जाती है। तो जो आपको जर्क फील होना होता है वो बहुत कम होता है। ठीक है, तो इस क्वांटिटी को हम कहते हैं डेल्टा पी, यानी कि चेंज इन मोमेंटम या फिर इम्पल्स। ये आई थिंक सो ये यहाँ पे एस भी आएगा, जस्ट अ मिनट, मैंने अभी नोट किया है। यस, इम्पल्स, नो दैट इज करेक्ट। ओके, तो अगर हम डेल्टा टी को कम करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आप शॉट मारते हैं, जब बॉल आपके बैट के साथ टकराती है तो टाइम ऑफ कोलिजन बहुत कम हो जाता है। जब टाइम ऑफ कोलिजन कम हो जाता है तो फोर्स ड्रेस्टिकली क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, जिससे आपकी बॉल जो है वो बहुत दूर आउट ऑफ द बाउंड्री या बाउंड्री के करीब जाके गिरती है। तो ये अगर हमारे पास फोर्सेज जो है वो कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, या बहुत कम टाइम के लिए लग रही हैं या बहुत ज़्यादा टाइम के लिए लग रही हैं, तो फिर हम मोमेंटम को इन द फॉर्म ऑफ इम्पल्स स्टडी करते हैं। फाइन, ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपको यह बताता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यस, कंजर्वेशन का मतलब होता है सेम रहना, यानी क्वांटिटी बिल्कुल सेम रहे। मोमेंटम जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके लिए नेट फोर्स जो होती है, एक्सटर्नल नेट फोर्स जो है वो उस पर किसी किस्म की नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही होती। इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल momentum, the total momentum of a system is always conserved। जी, ऐसा सिस्टम जिसको हम स्टडी कर रहे हैं उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अगर नहीं लग रही तो ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। और उस सिस्टम के लिए जो टोटल मोमेंटम है उसका कंजर्व रहना जरूरी है। फॉर एग्जांपल P इनिशियल स्टैंड्स फॉर इनिशियल मोमेंटम एंड P फाइनल स्टैंड्स फॉर फाइनल मोमेंटम। तो कोलिजन या एक्सप्लोजन से पहले वाला मोमेंटम और कोलिजन या एक्सप्लोजन के बाद वाला मोमेंटम जो है उसे बराबर होना चाहिए। इस चीज को हम कहते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन। ओके, इसी तरह से हमने गन एंड बुलेट की एग्जांपल पढ़ी थी, अगर आपको याद होगा तो लेट्स से हमारे पास टाइम वैसे थोड़ा है तो मैं इसको नहीं लिख रहा यहाँ पे, कि गन एंड बुलेट में जब आप गन को फायर करते थे तो इनिशियली तो गन एंड बुलेट जीरो अपना जो उनका मोमेंटम होता था वो जीरो होता था। मतलब मोमेंटम ऑफ गन प्लस मोमेंटम ऑफ बुलेट इनिशियली क्या होता था, जीरो होता था। लेकिन जब आप फायर करते थे तो उससे क्या होता था कि गन थोड़ी सी रिकॉइल करती थी, गन का मास कैपिटल एम था और गन की जो वेलोसिटी थी वो कैपिटल वी थी, बुलेट का मास स्मॉल एम था और उसकी जो वेलोसिटी थी स्मॉल वी थी। तो बुलेट आगे की तरफ जाती है और गन जो है वो रिकॉइल करती है। तो गन और बुलेट का जो फाइनल मोमेंटम था यानी कि कैपिटल एम, ठीक है, एंड कैपिटल वी, दैट वाज द मोमेंटम ऑफ गन प्लस स्मॉल एम एंड स्मॉल वी वाज द मोमेंटम ऑफ बुलेट। तो आप इसको इधर ले आए, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, इसको इधर ले आए बेशक, ये बनेगा माइनस एम, ओके,
तो माइनस एम वी, इधर प्लस हो रहा था इधर आके माइनस हो जाएगा और ये बराबर होगा एम वी। तो आपने देखा कि मोमेंटम ऑफ बुलेट एंड मोमेंटम ऑफ गन आपस में क्या है, इक्वल है बट ऑपोजिट है। और दूसरा जो है, अगर इनिशियल मोमेंटम जीरो है तो इनका फाइनल मोमेंटम भी क्या होगा, इज इक्वल टू जीरो ही होगा। दैट्स वाई मैं इन दोनों को क्या कर रहा हूँ, इक्वेट कर रहा हूँ। तो यहाँ से आप जो है वो मैथ निकाल सकते हैं, रिक्वायरिंग वेलोसिटी ऑफ गन निकाल सकते हैं, इसी तरह वेलोसिटी ऑफ जो आपके पास बुलेट है उसको निकाल सकते हैं। अगर आप मोर स्पेसिफिकली देखें तो इसको स्मॉल वी लिखना है हमने, यस। तो इसे हम मोमेंटम कंजर्वेशन कहते हैं। तो इस तरह से आप रिक्वायरिंग वेलोसिटीज या वेलोसिटीज ऑफ गन निकाल सकते हैं, बुलेट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा इसका क्योंकि हमने वर्कशीट को सॉल्व करना है। तो हमने देखा कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हमने इम्पल्स देखा कि इम्पल्स क्या होता है। उसके बाद हमने देखा कि ये जो न्यूटन सेकेंड लॉ इन टर्म्स ऑफ जो मोमेंटम है वो क्या होता है। उसके बाद हमने मोमेंटम को देखा था कि मोमेंटम क्या होता है। और फिर हमने जो है वो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एंड ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की जो है वो डेफिनेशन आ गई एंड ये हमने देखा था। ओके, तो आई होप सो कि आपने क्लियर कर लिया होगा सारे कॉन्सेप्ट्स को। असल में टॉपिक बड़ा डिटेल था लेकिन चूंकि ये क्रैश कोर्स है तो क्रैश कोर्स में हम सिर्फ मेजर पॉइंट्स जो हैं उसको डिस्कस कर सकते हैं। इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता कि हम बहुत सारे टॉपिक्स को जो है वो एक ही लेक्चर में डिटेल के साथ कवर कर सकें। ओके, सो नाउ हम फटाफट अपनी जो है वो स्लाइड्स की तरफ मूव करते हैं। यस, सॉरी, पहला एमसीक्यू है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड strength, the force between two massive objects, the amount of force per unit mass acting on object in the field। अगर तो आप चैट बॉक्स में बैठे हुए हैं तो आंसर करें, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। यस, इसका जो है वो करेक्ट ऑप्शन जो है अमाउंट ऑफ फोर्स पर यूनिट मास। जी, फोर्स पर यूनिट मास जो है वो इसका राइट आंसर है। ओके, आगे चलते हैं। ये हमने शुरू में पढ़ लिया था। इफ द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑन मार्स इज 3.7 किलो न्यूटन पर किलोग्राम, व्हाट डज इट्स मीन फॉर 10 kg ऑब्जेक्ट। देखें, जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है दैट इज फोर्स पर यूनिट मास। तो अगर मैं यहाँ पे मास और जी को मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, सॉरी, हमने क्या निकालना है, हमें वैल्यूज कौन कौन सी गिवन है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जी की वैल्यू गिवन है और मास की गिवन है। तो मास कितना है हमारे पास, मास 10 किलोग्राम है और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कितनी है 3.7। तो अगर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 37। इसका मतलब है कि जो मार्स का प्लैनेट है वो इसके ऊपर 37 न्यूटन की क्या कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो जी है। ठीक है, आगे चलते हैं। A cricket ball of mass 0.6 kg is hit changing its velocity। जी, तो mass जो है वो हमारे पास है 0.16 किलोग्राम, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी कितना है हमारे पास 30 मीटर पर सेकंड और टाइम जो है वो हमारे पास कितना है 0.02 सेकंड्स। तो हमें पता है F इज इक्वल टू डेल्टा P ओवर डेल्टा T। तो P किसके बराबर होता है M डेल्टा V ओवर डेल्टा T। अगर आप मास डेल्टा V और डेल्टा T की वैल्यूज़ यहाँ से उसमें पुट करेंगे तो इसका सही ऑप्शन आएगा 240 न्यूटन। फाइन, आगे चलें। ओके, व्हाट हैपन्स टू द टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम का जो है मोमेंटम हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ये इसकी डेफिनेशन है। ओके, आगे चलते हैं। A student states on the surface of Jupiter, जुपिटर की सरफेस पे एन ऑब्जेक्ट विल हैव अ ग्रेटर मास। नो, मास जो है वो प्लैनेट के चेंज होने से या लोकेशन के चेंज होने से चेंज नहीं होता, बिकॉज जी इज हायर। नो, जी बेशक हाई हो सकती है ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, लेकिन मास जो है वो चेंज नहीं होता। तो आपने बताना है कि विच आर्गूमेंट करेक्टली एवेल्युएट्स दिस स्टेटमेंट। तो अगर आप ये सारे पढ़ें तो ये स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है बिकॉज मास इनवेरिएंट है। इसका सही ऑप्शन जो है वो ए है,
क्योंकि मास जो है वो लोकेशन के चेंज करने से चेंज नहीं होता। ओके, आगे मूव करते हैं। व्हाट इज द एसआई यूनिट फॉर इम्पल्स? हमने अभी देखा है कि F इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा पी। So delta P is the impulse, force stands for Newton, delta T stands for second, so delta P is equal to Newton second। तो अगर आप यहाँ देखें तो इसका सही ऑप्शन जो है वो हमारे पास क्या है? C। ओके, आगे मूव करते हैं। According to impulse momentum theorem, how can you reduce the force of impact in a collision? जी, डेल्टा F इंटू डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा P। अगर हमने फोर्स कम करनी है तो हमें टाइम ऑफ कोलिजन क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। तो हमें डिक्रीज द ऑब्जेक्ट मास, इंक्रीज द चेंज इन वेलोसिटी, डिक्रीज द ऑब्जेक्ट इनिशियल मोमेंटम, इंक्रीज द टाइम ओवर विच द कोलिजन अकर्स। जी, टकराव का जो टाइम है उसको बढ़ाना है हमने, ठीक है, जिस तरह क्रम्पल जोन्स हम इस्तेमाल करते हैं। अ स्टेशनरी कैनन बॉल ऑफ मास, मास जो है वो 1000 किलोग्राम है, और यस, मास ऑफ कैनन, इसको मैं कैपिटल M कह रहा हूँ, और शेल जो है यानी जो उसने जो गोला फेंका है दैट इज ये 1000 था, जो शेल है उसको स्मॉल m से मैंने कर दिया 10 किलोग्राम। फॉरवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 20, तो शेल की जो वेलोसिटी है दैट इज स्मॉल v एंड दैट इज 200 मीटर पर सेकेंड। तो आपने कैनन बॉल की रिक्वायरिंग वेलोसिटी जो है उसको क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो हमने जो अभी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा उसमें हमने देखा था कि मोमेंटम ऑफ कैनन बॉल माइनस इक्वल्स टू मोमेंटम ऑफ शेल। तो हमने ये माइनस वी निकालना है, तो माइनस वी को इधर ही रहने दें, या माइनस माइनस आपस में दोनों तरफ अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस एम वी ओवर एम, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो आप इसमें जब वैल्यूज़ पुट करेंगे तो इसका आंसर जो है वो 2 आएगा, 2 मीटर पर सेकेंड, यानी -2। -2 का मतलब है कि अगर जो हमारे कैनन बॉल आगे गई है तो कैनन गन पीछे की तरफ जाएगी, तो बैकवर्ड। तो -2 का मतलब है बैकवर्ड, रिकॉइलिंग, ठीक है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। Based on the law of conservation of momentum, what would be the total momentum of isolated system consisting of two objects that collide and stick together if their initial momentum is 0? तो बेशक जो हमारे पास इनिशियल मोमेंटम है वो 0 है, तो अगर 0 है तो बेशक वो स्टिक हो जाए, जो मर्जी करें, जो उनका फाइनल मोमेंटम भी क्या होगा? इज इक्वल टू 0। तो इसका सही ऑप्शन है एग्जैक्टली 0, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। What is the gravitational field strength given in both Newton per kilogram and meter per second square? तो ये मैंने आपको रिवीजन के दौरान बताया था कि इसका सही ऑप्शन जो है, वो बी है। इसकी रीज़न ये है कि न्यूटन पर किलोग्राम यानी कि F/m बराबर है G के, ठीक है। ये मैंने आपको प्रूफ भी करवाया वहाँ पे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। डिफाइन मोमेंटम एंड स्टेट एसआई यूनिट, मैंने आपको बता दिया कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड इसका एसआई यूनिट है, और मोमेंटम जो है इसको प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी भी आप लिख सकते हैं। इसके साथ साथ आप क्वालिटी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू इट एक्सर्ट्स फोर्स ऑन एन अदर ऑब्जेक्ट विच ट्राइज टू स्टॉप इट, मैंने स्टार्ट में आपको बता दिया, तो आप ये वहाँ से लिख सकते हैं। नेक्स्ट है स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन योर ओन वर्ड्स। जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स द टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू टोटल फाइनल मोमेंटम, ठीक है। इसको भी आप खुद से लिख सकते हैं, मैंने शुरू में बता दिया आपको। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज इंपल्स, हाउ इज इट रिलेटेड टू मोमेंटम। ये भी मैंने आपको बताया कि इंपल्स इज एक्चुअली चेंज इन मोमेंटम। तो अगर इंपल्स खुद एक चेंज इन मोमेंटम है तो इसका मतलब है कि ये मोमेंटम से रिलेट करती है। कि अब इंपल्स सिर्फ ये बताती है कि मोमेंटम में जो चेंज है वो कितना अब्रप्ट है, कितना जल्दी से आ रहा है, कितना आहिस्ता से आ रहा है, इसकी वैल्यू जो है वो आपको इंपल्स प्रोवाइड करती है। द वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ सरफेस इज 9.8, व्हाट डज दिस मीन। इसका मतलब है कि अगर वैल्यू जो है वो अर्थ के ऊपर 9.8 पर किलोग्राम है, इसका मतलब है कि अगर हम अर्थ के ऊपर 1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट रखेंगे तो अर्थ उसको
9.8 न्यूटन की फोर्स से टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। ये इसका मतलब है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। डिफाइन ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एंड गिव इट्स एसआई यूनिट। जी, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ को आप डिफाइन करते हैं फोर्स पर यूनिट मास। तो फोर्स पर यूनिट मास इज नाउन एज ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, और इसकी वैल्यू क्या होती है, 9.8 न्यूटन पर किलोग्राम, ठीक है। आगे मूव करते हैं। तो आगे हमारे जो है वो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यहाँ पे आपने स्टार्ट में आइसोलेटेड सिस्टम की डेफिनेशन बतानी है, फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की स्टेटमेंट बतानी है, देन आपने गन एंड बुलेट जो है उसकी एग्जांपल से ये चीज़ साबित करनी है कि इनिशियल मोमेंटम जो है वो फाइनल मोमेंटम के बराबर होता है। ओके, तो यहाँ पे जो है वो हमारी स्लाइड्स खत्म हो गई हैं। ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, न्यूटन्स लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, इम्पल्स एंड नन अदर देन ग्रेविटेशनल फील्ड को हमने डिस्कस किया। आई होप सो कि आपको इन चीज़ों की समझ आई होगी। अगर आपकी कोई क्यूरी है तो आप जो है वो यूट्यूब के ऊपर जो है वो हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको रियल टाइम आंसर इसका करेंगे। तो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड, दिस इज़ ज़ैनुल आबिदीन साइनिंग ऑफ।